हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन यूपीएससी। आज मैंने वीडियो बनाया है फेडरल सिस्टम पार्ट 2। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। मेक श्योर कि पार्ट 2 देखने से पहले आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया हो। तो पार्ट 1 में हमने जैसा कि देखा था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इंडिया में फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों है। और साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि कहाँ कहाँ और भी वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्रीज़ में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डुअल पॉलिटी। तो डुअल पॉलिटी का मतलब क्या है? जैसा कि हम देखते हैं एक सेंट्रल में एक अथॉरिटी होती है, लाइक सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है एंड सभी स्टेट्स के अपने अपने डिफरेंट गवर्नमेंट है। जैसे कि एक पिज़्ज़ा की तरह अगर मैं बना रहा हूँ तो देखिए सारे पिज़्ज़ा का एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मतलब एक पूरे के पूरे पिज़्ज़ा को अकेले गवर्न कर रहा है, और जो पिज़्ज़ा के डिफरेंट स्लाइसेस हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग्स है, वो एक एक गवर्नमेंट बन के पूरे पिज़्ज़ा को एक एक स्लाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। और एक है जो कि पूरे पिज़्ज़ा को कंट्रोल कर रहा है और हर स्लाइसेस में एक एक टॉपिंग्स है जो कि मतलब एक एक स्लाइसेस को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो यूनियन है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये यूनियन सब्जेक्ट्स लाइक जो सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो मैटर कर लाइक उसको ये हैंडल करता है। जैसे कि हो गया इसमें आता है डिफेंस। तो डिफेंस कोई राज्य हैंडल नहीं करता, वो डिफेंस हैंडल करता है सेंट्रल अथॉरिटी, कि कभी हमें कब किससे लड़ाई करना है, कब हमें किस कंट्री से डिफेंड करना है, तो ये सब सेंटर के हाथ में होता है। दूसरी बात कम्युनिकेशन जो होता है कि हमारे देश में कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे, कैसे होंगे। एंड करेंसी, जैसे कि देखा था आपने मोदी जी ने नोट बैन कर दिया था, तो योगी जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो राज्य की शक्ति में नहीं आता, वो सिर्फ एक सेंटर के अंडर में आता है कि वो कभी करेंसी में फेरबदल या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट्स की। जो स्टेट्स होते हैं उनके मैटर्स कैसे होते हैं, जैसे कि पुलिस देखना, ठीक है। तो जो स्टेट है उनका वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट्स की। एग्रीकल्चर देखना, लोकल इश्यूज देखना, हॉस्पिटल देखना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? स्टेट्स की। तो ये जो हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल पॉलिटी मेंशन है, हमारे कंट्री को एक फेडरल स्टेट बनाता है। जो दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन होने से क्या मतलब होता है? तो पहली बात तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर बताते ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलहाल 470 आर्टिकल्स है। एंड देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें 12 स्केडल्स है। ओके, इतने सारे पार्ट्स, इतने सारे आर्टिकल्स, तो ये सारे जो आर्टिकल्स पार्ट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं ये स्पेसिफाई होता है किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेंटर में लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, तो ये सब कौन करता है? ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर। दूसरी पावर्स, अब किसकी क्या पावर होगी, कैसी पावर होगी, कितनी पावर होगी, ये सब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। एंड देन उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, एंड देन उस पर लिमिटेशंस भी लगाती ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो जो यूनियन और सेंटर में किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर होते हैं, तो इसमें लिस्ट है, 3 तरीके की लिस्ट होती है। पहली यूनियन लिस्ट, जिसमें क्या होते हैं 97 सब्जेक्ट्स। इसमें जैसे मैंने बताया डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ऐसे रिलेशंस इसी जो 97 लिस्ट है इसी में मैंसन है। तो इसमें जो लिस्ट में मेंशन है उसी पे ही सिर्फ जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन अथॉरिटी जो भी है, वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ या रूल मेकिंग कर सकते हैं। एंड दूसरे होते हैं हमारे स्टेट लिस्ट, जिसमें कि 66 सब्जेक्ट है। तो इन्हीं 66 सब्जेक्ट्स में से इनको अपने उन्हीं 66 सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हैं, अदरवाइज ये उसके बाहर, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। एंड तीसरा आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें यूनियन एज वेल एज सेंटर दोनों के दोनों ही लॉ बना सकते हैं। पर हाँ, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसा कंकरेंट सब्जेक्ट है, मतलब जिसपे सेंटर ने भी लॉ बना दिया और साथ साथ स्टेट ने भी लॉ बना दिया, तो उस केस में आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनियन ने जो लॉ बनाया है वो एप्लीकेबल होगा, सेंटर वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड फोर्थ आता है हमारा
फोर्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अब इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे कि फार्म बिल्स वाला तो केस आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इस पे जैसे बहुत सारे राज्यों ने हमारे सेंटर पे केस किया था कि मतलब क्लेम किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लिस्ट को क्रॉस करते हुए स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दिया। तो इस पे होती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हमारी जुडिशरी। तो ये अब बताएगी, जैसे अब मान लीजिए कहीं ऐसा कोई लॉ बना दिया है सेंटर ने जो कि स्टेट्स लिस्ट में हो, या फिर स्टेट ने कोई ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, उसको पास करा लिया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि यूनियन सब्जेक्ट का, तो ऐसे केस में एंट्री होती है जुडिशरी की, जो कि वहाँ पर ये क्लियर करती है कि ये लॉ किसका है आखिरकार। अगर उसे लगता है कि सेंटर या स्टेट कोई गलत है, उसने लॉ पास कर दिया, तो वहीं पर उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रूफ कर सकता है। हमारे जुडिशरी सिस्टम पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो आते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो कि ये बोलता है सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा लॉ पास किया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट हो, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करते हुए उस लॉ को नल एंड वॉइड एज वेल एज वी कैन ऑल्सो से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इसके पास ये पावर है। अभी जैसे कि देखा जा सकता है, अभी काफ़ी ये मुद्दा भी उठा था बीच में कि जो जुडिशरी अपने अपने मतलब अपने जो बाउंड्रीज उनको क्रॉस करते हुए जुडिशियल एक्टिविज्म करिए। जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ही केस है 1973। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे टिका हुआ है, केशवानंद भारती केस। तो इसके बारे में भी कहीं ना कभी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो इसके तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का वो है कि मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट्स आगे आते हैं और वो भी मतलब किसी न किसी रूल मेकिंग को वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी रूल को जो कि हमारे राज्यसभा ने या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया हो। अब आता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या मतलब है, जैसा कि हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में पढ़ा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर वैल्यू आती है रिजिडिटी की। रिजिडिटी की कैसे, अब मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट में ऐसे प्रोविजन है, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है जो कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर का, लाइक स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में कर दे, या फिर कोई भी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में ला दे। पर उसके लिए भी यहाँ पर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का वहाँ पे क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे ये वैल्यू है कि उन्हें तो पहली बात तो लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए होगी, एंड देन दूसरी बात उनको अब साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स के भी कंसेंट और वहाँ से भी कंसेंट लेना होगा। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाईकैमरलिज्म। हमारे पास अपर एज वेल एज लोअर हाउस है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं एंड लोअर हाउस हमारे लोकसभा को कहते हैं। तो जो लोकसभा है वो वो जो हमारे इंडिया के पीपल्स हैं, हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है लोकसभा। वाइल जो राज्यसभा है अपर हाउस, ये हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। तो फाइनली यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स को इनेबल करते हैं, और साथ साथ यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैंने एम लक्ष्मीकांत से लिया है, एंड इससे ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं हो सकता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर्स को डिफाइन करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो और साथ ही साथ मैंने इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से वेल डिफाइन किया है अपने वेबसाइट पे, तो missionupsc.net, जिसका कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप मेरे वेबसाइट पे जाके इनके नोट्स को अवेल कर सकते हैं, एज वेल एज वहाँ पे मैं इनको अच्छे से डिफाइन भी करने वाला हूँ रिटर्न में। अभी शायद आपको कहीं कोई क्लैरिटी ना हो या फिर कुछ समझ में ना आए, तो वहाँ पर आप जाके दोबारा इसे देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।